दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली। अध्याय 8, समावेशी शिक्षा। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से आरएसवीआई स्टूडियोज में किया गया है। आरएसवीआई डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। आरएसवीआई डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। आरएसवीआई का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पुस्तक का ध्वन्यांकन अप्रैल 2018 में हुआ तथा वाचन ऋचा श्रीवास्तव और सताक्षी गुप्ता का है। नोटिस। यह पुस्तक आरएसवीआई लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 96, अध्याय 8, समावेशी शिक्षा। डॉक्टर अनीता जुल्का। समावेशन प्रत्यय और अर्थ। भारत एक बहुसांस्कृतिक समाज है जो अनेक क्षेत्रीय और स्थानीय संस्कृतियों से मिलकर बना है। भारत के धार्मिक विश्वास, रहन सहन के ढंग तथा सामाजिक संबंधों के विषय में उनकी समझ एक दूसरे से बहुत भिन्न है। सभी समूहों को साथ साथ रहने और उन्नति करने के समान अधिकार हैं और हमारे समाज में निहित इस बहुवाद के अनुसार कार्य करना शिक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम स्वरूप। पिछले कुछ वर्षों में समावेशी शिक्षा शब्दावली ने एकीकृत शिक्षा शब्दावली का स्थान लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले बहुत से लोग समझते हैं कि इन शब्दों का अर्थ ऐसा ही है। उनके अनुसार अंतर केवल शब्दावली में है और कुछ नहीं। वे समझते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है विकलांग बच्चों को ऐसी सामान्य कक्षाओं में सम्मिलित करना जिन्हें विकलांग बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया हो। हमें समझना चाहिए कि समावेशी शिक्षा का अभिप्राय इससे कहीं अधिक है। ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की ओर संकेत करती है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक, भाषाई तथा अन्य स्थितियों के भेदभाव के बिना सभी बच्चों को समाहित करे। विविध क्षमताओं और भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों को समावेशित करते हुए सामना करना पड़ता है। उन्हें सभी बच्चों को सफलतापूर्वक शिक्षित करने में सक्षम बाल केंद्रित शिक्षण विधि प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चे सम्मिलित होंगे, चाहे वे विकलांग हों या विशेष प्रतिभावान, बाल श्रमिक हों या बेघर बार, दूर दराज के इलाकों या खानाबदोश समूहों से हों, धार्मिक, भाषाई या सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों से हों या अन्य वंचित वर्गों से। पृष्ठ 97, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता और विकास महासंघ की 1998 की विचार गोष्ठी के अनुसार समावेशी शिक्षा की निम्न विशेषताएं हैं। एजुकेशन लेसन्स फ्रॉम द साउथ मेकिंग अ डिफरेंस इंटरनेशनल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट कंसोर्टियम सेमिनार ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन 1 to 7 मार्च 1998, आगरा। समावेशी शिक्षा। नंबर 1, स्वीकारती है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं। नंबर 2, बच्चों में आयु, लिंग, संप्रदाय, भाषा, विकलांगता, HIV, क्षय रोग इत्यादि से संबंधित विभिन्नताओं को स्वीकार करती है और इन विभिन्नताओं का सम्मान करती है। नंबर 3, शैक्षिक ढांचों,
प्रणालियों और पद्धतियों को सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार करती है। नंबर 4, समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा बनती है। नंबर 5, एक ऐसी सशक्त प्रक्रिया है जो निरंतर विकसित होती रहती है। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को उनके सीखने की विधियों और गति में आपसी भिन्नता होते हुए भी एक साथ सीखने के अवसर प्रदान करती है। ये एक सशक्त प्रक्रिया है क्योंकि ये सांवेगिक, शारीरिक, बौद्धिक, सृजनात्मक, सामाजिक आदि बाल विकास के सभी पक्षों पर ध्यान देती है। ये विविधताओं और सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रिजिड स्कूल व्यवस्था में परिवर्तन लाने का स्वागत करती है। समावेशी कक्षा में सभी बच्चे प्रसन्न और गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रतीत होते हैं। इस प्रकार समावेशन को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में सभी शिक्षार्थियों की स्वीकृति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां उन्हें समान परिवेश में शिक्षित किया जाए और उन्हें सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी माना जाए। थॉमस के अनुसार समावेशी शिक्षा विविध बौद्धिक क्षमताओं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रत्यय पर आधारित है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं और कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह से एक से नहीं हो सकते, भले ही उनका पालन पोषण समान परिवेश में क्यों न हुआ हो। साथ ही शिक्षकों को ये समझना चाहिए कि उच्च शैक्षिक क्षमता का होना भी बालक की बुद्धि का एकमात्र मापदंड नहीं है। पृष्ठ 98 हार्वर्ड गार्डनर ने बहुल बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार सामान्य क्षमता विविध तत्वों से मिलकर निर्मित होती है, जिसके निम्न रूप सामने आते हैं। नंबर 1, भाषा कौशल। भाषा कौशल में उच्च क्षमता रखने वाला बच्चा नए शब्द अधिक सरलता से सीख सकता है और दूसरों की अपेक्षा अधिक धारा प्रवाह बोल सकता है। वो दूसरों की अपेक्षा श्रव्य विषय सामग्री को अधिक शीघ्रता से याद कर लेता है। नंबर 2, संगीत कौशल। बालक एक या अधिक वाद्य बजा सकता है और अच्छा गा सकता है। ये क्षमता समय और ताल की बेहतर समझ के रूप में भी परिलक्षित हो सकती है। नंबर 3, तार्किक कौशल। ये वस्तुओं और प्रत्ययों को सही प्रकार से संगठित कर सकने की क्षमता से संबंधित है। इसमें कुशल बच्चे कंप्यूटर और गणित में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। नंबर 4, स्थान संबंधी कौशल। इस प्रकार की क्षमता वाले बच्चे इधर उधर आने जाने में सरलता महसूस करते हैं, क्योंकि वे दूसरों की अपेक्षा अपने वातावरण को अधिक अच्छी तरह समझते हैं। नंबर 5, स्नायु तंत्र संबंधी अथवा शारीरिक संतुलन कौशल। इस प्रकार की क्षमता के बालक शारीरिक संतुलन वाली क्रियाओं जैसे नृत्य, व्यायाम आदि में अधिक अच्छा प्रदर्शन करते हैं। नंबर 6, पारस्परिक संबंध व अंतःवैयक्तिक कौशल। पारस्परिक संबंधों में कुशल बालक दूसरे के भावों और विचारों को अधिक अच्छी तरह समझ पाता है, जबकि दूसरी दक्षता में कुशल बालक अपने स्वयं के भावों और विचारों को अधिक सरलता से समझता है। ये बच्चे अपने सामाजिक संबंधों का अधिक अच्छा निर्वाह कर लेते हैं। पृष्ठ 99 ये सिद्धांत शिक्षक को गणितीय दक्षताओं और भाषा कौशल से आगे देखने के योग्य बनाता है, जिससे वो विभिन्न बच्चों में उपलब्ध विविध क्षमताओं के अनुसार शिक्षण को आगे बढ़ा सके। समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा। 1970 के दशक में एकीकरण का समय प्रारंभ हुआ, जब जहां कहीं संभव हुआ विकलांग बच्चों को सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों में सम्मिलित या एकीकृत किया गया। 1980 के दशक में समस्त विश्व में समावेशन का समय शुरू हुआ। इसके अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया कि विकलांग बच्चों को सभी स्कूल कार्यक्रमों और गतिविधियों में पूर्ण रूप से सम्मिलित किया जाए। वैसे तो स्थितियों का परिणाम हुआ विकलांग बच्चों का सामान्य कक्षाओं में उपस्थित होना, किंतु समावेशन सिद्धांत में इन बच्चों को सामान्य कक्षाओं का अभिन्न अंग माना गया, जबकि एकीकरण के अंतर्गत उन्हें विशेष शिक्षा के विद्यार्थियों के रूप में समझा गया और उनका प्रतिदिन कुछ समय विशेष शिक्षक की देखरेख में संसाधन कक्ष में बीतता था व शेष समय सामान्य कक्षाओं में। निम्न विवरण एकीकरण और समावेशन में प्रमुख भिन्नताओं को स्पष्ट करता है। एकीकरण। नंबर 1, स्कूल की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना स्कूल में प्रवेश मात्र दिलाना। नंबर 2, मुख्य धारा में उपलब्ध परिवेश में कोई परिवर्तन न आना।
नंबर 3, शिक्षण समस्याओं का कारण छात्र की अपने शारीरिक अथवा बौद्धिक कमी को माना जाना। नंबर 4, छात्रों में पाई जाने वाली विविधताओं के अनुरूप वातावरणीय विशेषताओं का अनुकूलन न होना। नंबर 5, संवेदी दोष मात्र के सुधार और उपचार हेतु शिक्षण। और नंबर 6, केवल इस बात पर बल देना कि विद्यार्थी स्वयं को समाज के अनुरूप बनाए तथा ढाले। पृष्ठ 100। समावेशन। नंबर 1, भौतिक तत्वों, पाठ्यक्रम संबंधी पक्षों व शिक्षण अपेक्षाओं के अनुरूप समावेशन। नंबर 2, वर्तमान मुख्य धारा के परिवेश में परिवर्तन। नंबर 3, शिक्षण संबंधी समस्याओं का कारण अनुपयुक्त छात्र परिवेश, अंतःक्रिया को मानना न कि छात्र की अपनी कमियों को। नंबर 4, विद्यार्थियों की निरंतर विकसित होने वाली आवश्यकताओं और क्षमताओं को पहचानते हुए सकारात्मक परिवेश तैयार करना। नंबर 5, शिक्षण विधियों में वैयक्तिक शिक्षण पद्धतियों तथा सहायक विषय वस्तु और सामग्री से युक्त लचीले पाठ्यक्रम को सम्मिलित करना। नंबर 6, प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को समझने तथा उनकी ओर ध्यान देने के लिए विद्यालय की क्षमताओं पर बल देना। एकीकृत और समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट करते हुए जुल्का ने कहा है कि एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चों के मुख्य धारा के विद्यालयों में प्रवेश पर बल दिया जाता है। विशेष जोर छात्र की उपस्थिति पर होता है। विद्यालय का परिवेश लचीला नहीं होता। परिणाम स्वरूप बहुत कम विकलांग बच्चे ऐसी गैर लचीली व्यवस्था की मांग को पूरा करते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो केवल इस आधार पर हमारे बहुत से विकलांग बच्चों को स्वीकार नहीं करेगी कि वे अभी पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, बालक को समस्या के रूप में देखा जाता है, न कि स्कूली व्यवस्था को। उसे दूसरे बच्चों से भिन्न माना जाता है और यदि वो सीख नहीं पाता है तो उसे उसकी ही समस्या माना जाता है। अतः एकीकृत शिक्षा विकलांगता के चिकित्सीय मॉडल पर आधारित है और विकलांग बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनके उपचार के परिप्रेक्ष्य में देखती है। दूसरी ओर समावेशी शिक्षा विकलांग बच्चों समेत सभी बच्चों के प्रभावी अधिगम पर जोर देती है। ये विकलांगता के सामाजिक मॉडल पर आधारित है और इसमें माना जाता है कि यदि बच्चा सीख नहीं रहा है तो इसके लिए व्यवस्था दोषी है। एकीकृत शिक्षा समावेशी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सोपान हो सकता है। पृष्ठ 101। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। हाल के समय में समावेशी शिक्षा पर काफी जोर दिया गया है। समावेशी शिक्षा के लाभ दोनों ही ओर हैं, विकलांग बच्चों के लिए और सकलांग बच्चों के लिए भी। NCERT के विशेष आवश्यकता वाले समूहों की शिक्षा के विषय में तैयार एक लेख में समावेशी शिक्षा के निम्न लाभ बताए गए हैं। विकलांग बच्चों के लिए लाभ। नंबर 1, अपने सकलांग सहपाठियों के साथ स्कूल दिवस व्यतीत करना ऐसी सामाजिक अंतःक्रियाओं के अनेक अवसर प्रदान करता है जो पृथक शिक्षा से नहीं मिल सकते। नंबर 2, विकलांग बच्चों को व्यवहार के सही प्रतिमान सीखने का अवसर मिलता है। वे सकलांग विद्यार्थियों के सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार और आचरण का निरीक्षण कर उसका अनुकरण कर सकते हैं। नंबर 3, प्रायः विकलांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षक कुछ स्तरीय शिक्षण पद्धतियों का विकास कर लेता है। नंबर 4, समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशेष शिक्षक सभी छात्रों से उपयुक्त आचरण की अपेक्षा करता है। नंबर 5, विकलांग बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप शैक्षिक विषय वस्तु के व्यवहारिक पक्षों को सीखने का अवसर मिलता है, जिनका पृथक परिवेश में पाठ्यक्रम का भाग होना संभव नहीं, अर्थात विज्ञान, भूगोल आदि। नंबर 6, समावेशी शिक्षा में भाग लेने से इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि विकलांग छात्र जीवन पर्यंत विविध एकीकृत कार्यक्रमों का हिस्सा बने रहेंगे। रायनडक एवं अल्पर के अनुसार सकलांग छात्रों के लिए लाभ। नंबर 1, समावेशी स्कूल प्रवेश में सकलांग विद्यार्थियों को समान आयु के अपने विकलांग सहपाठियों से संपर्क करने के लिए विविध अवसर मिलते हैं। नंबर 2, शैक्षिक गतिविधियों में वे अपने विकलांग साथी छात्रों के लिए सहपाठी शिक्षकों का कार्य कर सकते हैं। पृष्ठ 102। नंबर 3, वे विकलांग सहपाठियों के लिए भोजनावकाश के समय खेल के मैदान पर अथवा बस में यात्रा करते समय विशेष साथी की भूमिका निभा सकते हैं।
नंबर 4, विकलांग सहपाठियों के साथ संपर्क द्वारा सकलांग बच्चे सहनशीलता, व्यक्तिगत भिन्नताओं और मानवीय अपवादों के विषय में बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 5, सकलांग बच्चे ये सीख सकते हैं कि विकलांग बच्चों में बहुत सी सकारात्मक विशेषताएं और क्षमताएं होती हैं। नंबर 6, विकलांग बच्चों को मानव सेवा से संबंधित बहुत से व्यवसायों के विषय में जानने का अवसर मिलता है। उदाहरणार्थ, विशेष शिक्षा, वाणी प्रशिक्षण, शारीरिक उपचार, मनोरंजन के माध्यम से उपचार और व्यावसायिक प्रशिक्षण। कुछ विकलांग छात्रों के लिए इन क्षेत्रों से संपर्क आगे चलकर इनमें से किन्हीं में रोजगार अर्जित करने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। नंबर 7, समावेशन सकलांग छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने और सही तरीके से व्यवहार करने की अवसर सुलभ करा सकता है। ये अवसर उन्हें अपने भावी वयस्क जीवन में बहुलवादी समाज पर पूरी तरह से हिस्सा बांटने के लिए भी तैयार करते हैं, राइंडक एवं अल्पर के अनुसार। नंबर 8, समावेशी शिक्षा विद्यालय को इस बात के लिए सही प्रकार से तैयार करती है ताकि वो निकट में बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान दे सके। ये स्कूल को समाज के अधिक निकट लाती है या रहे। झा के अनुसार नीतिगत और कानूनी परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय पहल। नीतिकरण और सामान्यीकरण का सूत्रपात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। ये विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं के विषय में बढ़ती जागरूकता का परिचायक था। कारण ये रहा कि एक ओर तो युद्ध में बहुत से सैनिकों के मोर्चे पर जाने और आहत होने से विकलांग व्यक्ति उद्योगों में व अन्य कार्य क्षेत्रों पर अपनी क्षमता प्रदर्शित कर सके, और दूसरी ओर युद्ध में विकलांग हुए अनेक भूतपूर्व सैनिकों ने अपने लिए नई भूमिकाएं तलाशनी शुरू की। 1960 के दशक के अंत तक बहुत से देशों में विकलांग व्यक्तियों को अपने संगठनों ने विकलांगता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अनुसार विकलांग व्यक्तियों द्वारा अनुभव की गई विकलांगता की सीमाओं, उनके ढांचागत परिवेश और सामाजिक अभिवृत्तियों में निकट संबंध की बात कही गई। पृष्ठ 103। 1960 के दशक में विकलांगता के प्रति एक नया दृष्टिकोण सामने आने लगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगों के मानवाधिकारों को अधिकाधिक स्वीकृति मिलने लगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1985 में अपने प्रस्ताव संख्या 3447 दिनांक 9 दिसंबर 1975 द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित घोषणा की। ये विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों के संरक्षण संबंधी एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता थी। इस घोषणा में विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार सेवाएं, आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा, जीविकोपार्जन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक और सृजनात्मक गतिविधियों में भागीदारी, सभी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न या अपमानजनक व्यवहार से रक्षा और कानूनी सहायता की प्राप्ति जैसे अधिकारों पर विशेष जोर दिया गया। इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर कार्यवाही की आवश्यकता का अनुभव करते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2 प्रमुख प्रयास किए गए थे। विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित एशियाई प्रशांत दशक विकलांग बच्चों के अधिकारों सहित मानवाधिकारों को मान्यता देने की दिशा में एक और कदम तब लिया गया जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव संख्या 4/25 दिनांक 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार संधि पत्र स्वीकार किया। 1990 में थाईलैंड के जोमटियन में सबके लिए शिक्षा के विश्व सम्मेलन में 155 राष्ट्रों और 150 गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि मिले। सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था विश्व स्तर पर मूलभूत शिक्षा और निरक्षरता उन्मूलन संबंधी उपायों पर विचार करना। जोमटियन विश्व घोषणा में स्वीकृत मूल सिद्धांतों में निम्न बातें कही गईं। नंबर 1, बच्चों, युवाओं और वयस्कों समेत हर व्यक्ति को उनकी मूलभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रस्तुत सभी शैक्षिक अवसरों से लाभ उठाने का अधिकार होगा। विकलांगों की अधिगम आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में विकलांग व्यक्तियों के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने हेतु आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। पृष्ठ 104।
1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसरों की समानता संबंधी मानक नियम पारित किए, जिनसे ये सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांग बालिकाएं व बालक, महिलाएं व पुरुष दूसरों की तरह समान अधिकारों और दायित्वों का निर्वहन कर सकें। आने वाले वर्षों और विश्व कार्य योजना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सिद्ध हुए। 1994 में सलामैंका, स्पेन में विशेष आवश्यकताओं से संबंधित शिक्षा पर एक विशेष सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज स्वीकार किया। विशेष आवश्यकताओं संबंधी शिक्षा पर कार्यवाही के लिए सलामैंका घोषणा कार्य ढांचा। विशेष आवश्यकताओं संबंधी शिक्षा पर आयोजित इस सम्मेलन में 92 देशों की सरकारों और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में स्वीकृत कार्य ढांचा 1990 के सबके लिए शिक्षा संबंधी जोमटियन विश्व घोषणा के संदेशों पर आधारित है और इसे 2000 में डकार में स्वीकृत कार्यक्रम में पुनः पुष्ट किया गया। सलामैंका के विश्व सम्मेलन में सभी देशों की सरकारों से आग्रह किया गया कि वे नंबर 1, विभिन्नताओं और कठिनाइयों पर ध्यान दिए बिना सभी बच्चों को सम्मिलित करने के लिए शैक्षिक सेवाओं में सुधार को सर्वोच्च नीतिगत और वित्तीय प्राथमिकता प्रदान करें। नंबर 2, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को कानून अथवा नीति के विषय में समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को कानून अथवा नीति के विषय के रूप में स्वीकार करें और जब तक कि ऐसा करने की बाध्यता न हो सभी बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दें। नंबर 3, आदर्श परियोजनाओं का विकास करें और समावेशी विद्यालयों वाले देशों के साथ जानकारी के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करें। नंबर 4, सुनिश्चित करें कि विकलांग व्यक्तियों के संगठनों और माता पिता अथवा सामुदायिक संगठनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबद्ध किया जाए। नंबर 5, समावेशी शिक्षा के स्कूल पूर्व कार्यक्रमों तथा व्यावसायिक पक्षों पर पर्याप्त ध्यान दें। नंबर 6, इस बात को सुनिश्चित करें कि सेवा पूर्व तथा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम समावेशी शिक्षा सुलभ कराने पर पर्याप्त ध्यान दें। पृष्ठ 105। जोमटियन सम्मेलन के उपरांत के दशक के पश्चात प्राप्त परिणामों के परीक्षण हेतु डकार विश्व शिक्षा मंच का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूलभूत शिक्षा के गहन मूल्यांकन का ये महत्वपूर्ण प्रयास था। भविष्य के लिए निर्धारित 6 उद्देश्यों के अनुसार स्वीकृत डकार कार्य योजना 2015 तक सबके लिए शिक्षा सुलभ कराने के प्रति एक सामूहिक प्रतिबद्धता परिलक्षित करती है। ये 6 उद्देश्य हैं। नंबर 1, आरंभिक बाल्यकाल संबंधी विस्तृत देखभाल तथा शिक्षा को बढ़ावा देना और उसमें सुधार लाना। नंबर 2, ये सुनिश्चित करना कि 2015 तक सभी बच्चों की अच्छे स्तर की निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच हो तथा वे उसे पूर्ण भी कर सकें। नंबर 3, ये यकीनी बनाना कि उपयुक्त अधिगम और जीवन कौशल संबंधी कार्यक्रमों में भागीदारी के समान अवसरों द्वारा सभी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति हो। नंबर 4, 2015 तक विशेष रूप से महिलाओं में वयस्क साक्षरता के स्तर में 40% तक सुधार लाना और सभी वयस्कों के लिए मूलभूत और निरंतर शिक्षा के समुचित अवसर सुलभ कराना। नंबर 5, 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लिंग संबंधी भेदभाव समाप्त करना और 2015 तक बालक बालिकाओं के मध्य अवसरों की समानता के लक्ष्य को प्रकट करना। नंबर 6, शिक्षा की गुणवत्ता के सभी पक्षों में सुधार लाना और सबके लिए उत्कृष्टता सुनिश्चित करना। प्राप्तव्य लक्ष्य थे सहस्राब्दी विकास उद्देश्य पश्चात सामने आया। विवाको सहस्राब्दी कार्य ढांचा, जिसके अंतर्गत एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी, बाधा मुक्त और अधिकारों पर आधारित समाज के लिए आवश्यक मुद्दों, कार्य योजनाओं और रणनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। उल्लेखनीय है कि भारत में समावेशन की विस्तृत कार्य योजना इसी रूपरेखा पर आधारित थी। पृष्ठ 106। इस संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा क्योंकि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में दिसंबर 13, 2006 को स्वीकृत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि पत्र और उसका वैकल्पिक दस्तावेज भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2007 में संधि पत्र का अनुमोदन किया गया।
ये संधि पत्र समावेशी शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है और इसकी धारा 24 में कहा गया है कि सभी राष्ट्र ये सुनिश्चित करें कि जीवन पर्यंत अधिगम के लिए सभी स्तरों पर समावेशी शिक्षा प्रणाली उपलब्ध हो। भारत में घटनाक्रम। भारत में 1970 के दशक से पूर्व विकलांगों की शिक्षा नीति का प्रमुख बिंदु पृथकीकरण रहा। अधिकांश शिक्षकों को विश्वास था कि शारीरिक, संवेदनीय या बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चे इतने भिन्न होते हैं कि वे एक सामान्य विद्यालय की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। लाल आडवाणी के अनुसार 2002 में ईसाई मशीनरियों ने धर्मार्थ कार्य के रूप में 1880 के दशक में विकलांगों के विद्यालयों की स्थापना की शुरुआत की। मेहता 1982। दृष्टिबाधितों के प्रथम विद्यालय की स्थापना 1887 में हुई। गूंगे बहरों के लिए संस्था की शुरुआत 1888 में हुई। शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए सेवाएं 20वीं शताब्दी के मध्य प्रारंभ हुई और मानसिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए पहला विद्यालय 1934 में स्थापित हुआ। मिश्रा 2000 के अनुसार शुरुआत में विशेष शिक्षा के कार्यक्रम मुख्य रूप से स्वयंसेवी संगठनों पर ही निर्भर थे। स्वाधीनता के बाद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम आरंभ में मुख्य रूप से दृष्टिबाधित वयस्कों के लिए कुछ कार्यशालाओं की स्थापना तक सीमित थे। लूथरा 1974। बाद में बधिर, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए भी ऐसी ही इकाइयां स्थापित हो गईं। रोहिंदकर एवं उषा 1988। यद्यपि इस क्षेत्र में कुछ कार्य राज्य सरकारों द्वारा भी किया गया, फिर भी जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस दिशा में पहले से कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देना ही सबसे अच्छा उपाय समझा जाता रहा। सरकारी प्रयासों में कल्याणकारी दृष्टिकोण जारी रहा और स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता दृष्टिबाधितों, बधिरों और मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के लिए आदर्श विद्यालय, छात्रवृत्तियों का प्रावधान, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय, विशेष रोजगार कार्यालयों और केंद्रीय ब्रेल प्रेस की स्थापना, विकलांगता की शीघ्र पहचान और रोकथाम, व्यवहारिक दक्षताओं का विकास और विशेष उपकरण सुलभ कराना जैसी सुविधाएं प्रदान की गईं। भारत में गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता देने की सांस्कृतिक विरासत रही है, भले ही इसके लिए व्यक्ति विशेष को कितना ही त्याग क्यों न करना पड़े। अतः विकलांगों को हर संभव संरक्षण दिया गया। पृष्ठ 107। 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने देश के युद्धोपरांत शैक्षिक विकास का सार्जेंट रिपोर्ट शीर्षक से एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रकाशित किया। इस प्रतिवेदन के अनुसार विकलांगों के लिए शैक्षिक प्रावधानों को शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया। इसके उपरांत 1950 में भारत के संविधान में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और धारा 45 द्वारा सरकार के लिए ऐसे प्रयास करना अनिवार्य बनाया गया जिनसे 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क, अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा सुलभ हो सके। 1964 में गठित कोठारी आयोग पहला ऐसा शिक्षा आयोग था जिसने अपनी कार्य योजना में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को भी सम्मिलित किया। प्रतिवेदन में सबकी शिक्षा के लिए सामान्य स्कूलों के उद्देश्य की ओर बढ़ने की सिफारिश की गई। आयोग ने निकटवर्ती स्कूलों के सिद्धांत की भी सिफारिश की। प्रतिवेदन में कहा गया, निम्न प्राथमिक स्तर पर निकटवर्ती स्कूलों के सिद्धांत को अपनाकर विद्यालयों में पर्याप्त वर्तमान सामाजिक अलगाव को समाप्त किया जाना चाहिए, जिसके उपरांत पास पड़ोस के सभी बच्चों के लिए अपने क्षेत्र के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक होगा। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित सभी बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के आरंभिक प्रयासों को और अधिक बल तब मिला जब 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया गया। इस नई नीति में कहा गया कि जाति, धर्म, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना सभी बच्चों को एक निश्चित स्तर तक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच का अधिकार है। नीति में समान शैक्षिक अवसरों और उन बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति पर जोर दिया गया जो अब तक समानता से वंचित रहे हैं।
1970 के दशक में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना का आरंभ हुआ। योजना का उद्देश्य था सामान्य विद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के अवसर सुलभ कराना और उनका विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते रहना तथा उपलब्धि स्तर को बढ़ाना। एकीकरण की प्रक्रिया को सशक्त करने के लिए इस योजना में इस बात को विशेष महत्व दिया गया कि सामान्य और विशेष विद्यालयों में संपर्क बना रहे। पृष्ठ 108। इस बीच सामान्य विद्यालयों में विकलांग बच्चों के एकीकरण को सशक्त करने हेतु 1987 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और यूनिसेफ ने प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन नाम से एक संयुक्त कार्यक्रम आरंभ किया। 1994 में इस परियोजना के बाह्य मूल्यांकन से स्पष्ट हुआ कि न केवल विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विकलांग बच्चों की संख्या बहुत अधिक बढ़ी है, अपितु उनके विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते रहने की दर उन्हीं प्रखंडों में दूसरे बच्चों की अपेक्षा कहीं अधिक थी। 1997 में विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा योजना को जिला प्राथमिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान जैसे मजबूत शिक्षा कार्यक्रमों के साथ जोड़ दिया गया। चड्ढा ए 2002। विकलांगजन समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 के अंतर्गत उपयुक्त परिवेश में विकलांग बच्चों की शिक्षा के अधिकार को पुनः स्पष्ट किया गया। उक्त कानून द्वारा अनुमोदित एशिया प्रशांत विकलांग दशक में विकलांग व्यक्तियों के लिए पूर्ण सहभागिता और समानता की घोषणा को कार्य रूप प्रदान करता है। 1995 का अधिनियम एक ऐसी विस्तृत शैक्षिक योजना तैयार करने पर जोर देता है जिसमें विकलांग बच्चों के लिए यातायात सुविधाओं, निर्माण संबंधी बाधाओं को हटाने, पुस्तकों, स्कूली वर्दियों और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति, छात्रवृत्तियां प्रदान करने, शिक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन, पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन, दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था और शिकायत निवारण के लिए समुचित मंचों की स्थापना आदि विभिन्न प्रावधान हो। जहां भारत में 1970 के दशक में एकीकरण एक महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधार था, वहीं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इस तथ्य से स्पष्ट हो गई कि एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए 100% आर्थिक प्रावधानों के बावजूद इन बच्चों की कुल संख्या का मात्र 2 से 3% ही वास्तविक रूप से सामान्य विद्यालयों में एकीकृत हो सके। एकीकरण के क्षेत्र में प्रगति से असंतोष, तत्संबंधी अधिक खर्च और विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अधिक स्वीकृति प्रदान करने वाले समावेशी परिवेश के लाभों के कारण अधिक व्यापक परिवर्तन की मांग उठने लगी। जैसा कि पहले कहा गया है, 1990 के दशक में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से संबंधित सैलामेंका घोषणा और कार्य योजना के साथ समावेशन ने सबका ध्यान आकर्षित किया। इस घोषणा ने वैश्विक आधार पर निश्चित रूप से समावेशी शिक्षा को एक महत्वपूर्ण नीतिगत कार्यसूची के रूप में स्थापित कर दिया। यूनेस्को 1994 के अनुसार। पृष्ठ 109। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2005 में विकलांग बच्चों और युवाओं को शिक्षा में समावेशित करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की और मंत्रालयों के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों की सहायता से इस योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया। इस क्रम में समावेशी शिक्षा की पहल को और सशक्त करने हेतु बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार संबंधी अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, जिसमें विकलांग बच्चे भी सम्मिलित हैं। इस घटनाक्रम के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एकीकृत शिक्षा योजना का पुनरावलोकन भी किया गया और 2009 में माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा नाम से एक नई योजना आरंभ की गई। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना राज्य सरकारों व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के शिक्षा विभागों द्वारा विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव रखने वाले स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। योजना के उद्देश्य हैं: नंबर 1, 8 साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा समाप्त करने वाले सभी विकलांग विद्यार्थियों को समावेशी और सहायक परिवेश में कक्षा 9 से 12 तक की
4 वर्षों की माध्यमिक स्कूली शिक्षा संपन्न करने में सक्षम बनाना। नंबर 2, माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से 12 तक सामान्य शिक्षा व्यवस्था में विकलांग विद्यार्थियों को समुचित शैक्षिक अवसर व सुविधाएं प्रदान करना। नंबर 3, माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण में सहायता देना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एकीकरण के स्थान पर समावेशन शब्द के प्रयोग पर सर्वप्रथम NCERT द्वारा तैयार किए गए स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे पर जोर दिया गया। इस पाठ्यक्रम में सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छे स्तर की शिक्षा सुलभ कराने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की चर्चा किए बिना सभी के लिए समावेशी विद्यालयों की सिफारिश की गई। पृष्ठ 110 पाठ्यक्रम के ढांचे के अनुसार पृथकीकरण या अलगाव न तो विकलांग न गैर विकलांग विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। ये एक सामाजिक आवश्यकता है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों के साथ समावेशी विद्यालयों में शिक्षित किया जाए जो कम खर्चीले हैं और जिनमें समुचित और शैक्षिक विधियों का अनुसरण किया जाता है। स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में पाठ्यक्रम निर्माताओं, शिक्षकों, शिक्षण अधिगम विषय वस्तु के लेखकों और मूल्यांकन विशेषज्ञों की ओर से इस रणनीति की सफलता के लिए निश्चित कार्यवाही की सिफारिश भी की गई है। इसी प्रकार NCERT के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता पर पुनः बल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी के लिए उपलब्ध लचीला पाठ्यक्रम सुलभ कराने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे स्कूलों की है। ये दस्तावेज वैयक्तिक विद्यार्थी या विद्यार्थी समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पाठ्यक्रम को नियोजित करने का आरंभिक बिंदु बन सकता है। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए अधिगम में सफलता प्राप्त करने और अपनी क्षमता तक अधिगम उपलब्धि प्राप्त करने के लिए समुचित चुनौतियां और अवसर सुलभ कराने का माध्यम बनना चाहिए। कक्षा में शिक्षण व अधिगम प्रक्रियाओं को इस प्रकार से नियोजित किया जाए जिससे विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। शिक्षकों को विकलांग समझे जाने वाले बच्चों समेत सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने हेतु सकारात्मक रणनीतियों की खोज करनी चाहिए। ऐसा साथ ही शिक्षकों और स्कूल से बाहर के संगठनों के सहयोग से सरलता से किया जा सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा स्कूल के अंदर और बाहर जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी बच्चों, खासतौर पर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों, उपेक्षित वर्गों के बच्चों और कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों की भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है। इसमें कहा गया है कि स्कूलों को समानता पर आधारित एक ऐसे कक्षा वातावरण के निर्माण का महत्व समझना चाहिए जिससे विद्यार्थियों के साथ अनुचित व्यवहार न हो और उन्हें अपने लिंग या जाति, जनजाति या अल्प वर्ग समूहों के आधार पर अवसरों से वंचित न होना पड़े। दूसरी ओर स्कूल की संस्कृति ऐसी हो जिसमें शिक्षार्थी के रूप में छात्र की भूमिका पर जोर दिया जाए और एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जो प्रत्येक बच्चे की क्षमता और रुचि को बढ़ावा दे। पृष्ठ 111 वर्तमान चुनौतियां और भावी समाधान। 1994 के सैलामैंका वक्तव्य की प्रस्तुति के साथ पृथक परिवेश में शिक्षा से हटकर अपने दूसरे साथियों के साथ शिक्षा प्राप्त करने के सभी बच्चों के अधिकार को मान्यता मिलने लगी है। भारत के समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले अनेक महत्वपूर्ण वक्तव्यों और संधि पत्रों पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा हेतु सम्मिलित करने की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। समावेशी शिक्षा सुलभ कराने के लिए जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनमें से प्रमुख हैं समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण। समाज और विशेष रूप से सामान्य शिक्षकों के विकलांगता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण समावेशन के प्रयासों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इन नकारात्मक दृष्टिकोणों का परिणाम होता है शिक्षकों की विकलांगता बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने से असहमति या विकलांग बच्चों के समावेशन के प्रति उदासीनता। इसके साथ ही माता पिता, स्कूल प्रशासकों तथा दूसरे साथियों के नकारात्मक दृष्टिकोणों के कारण भी स्कूल समावेशी प्रविधियों को कार्यान्वित करने में विफल हो जाते हैं। विकलांग बच्चों को स्तरीय समावेशी शिक्षा दिलाने के लिए इन नकारात्मक दृष्टिकोणों के उन्मूलन के लिए प्रयास करने होंगे। ज्ञान और वर्तमान नीतियों तथा कानूनी प्रावधानों की कमी।
एक सामान्य शिक्षक कक्षा में सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसे इन महत्वपूर्ण बातों की जानकारी न हो कि बालक की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है, इस संबंध में क्या प्रावधान उपलब्ध हैं और कक्षा में सभी बच्चों के लिए अधिगम सुलभ कराने हेतु किस प्रकार के संशोधनों, समायोजनों और शिक्षण विधियों की आवश्यकता है। अतः ये आवश्यक है कि जब कोई विकलांग बच्चा सामान्य कक्षा में प्रवेश पा ले, तब शिक्षकों के लिए कुछ व्यावसायिक विकास संबंधी कार्यशालाएं आयोजित की जाएं या विद्यालय के निकट विकलांगता क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जाए। तालमेल का अभाव। स्कूल में शिक्षकों में प्रभावी सार्थक तालमेल समावेशी प्रविधियों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अनिवार्य है। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि अधिकांश शिक्षकों पर समय पर पाठ्यक्रम समाप्त करने की जिम्मेदारी का दबाव रहता है। शिक्षकों व प्रशासकों, शिक्षकों व अभिभावकों, शिक्षकों व विशेष शिक्षकों के बीच दैनिक, साप्ताहिक या मासिक आधार पर तालमेल के प्रावधान होना महत्वपूर्ण है। पृष्ठ 112। प्रशासकीय सहायता की कमी। ऐसा देखा गया है कि शिक्षक अपनी क्षमता भर प्रदर्शन करने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रधानाचार्यों अथवा प्रधानाध्यापकों से अपेक्षित सहायता प्राप्त नहीं होती। आवश्यकता इस बात की है कि स्कूली प्रशासक स्वयं समावेशन की विचारधारा में विश्वास रखते हों और सामान्य और विशेष दोनों ही प्रकार के शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को भरसक बढ़ावा दें। शिक्षक अपनी चिंताओं पर स्कूल प्रशासकों के साथ सहज रूप से विचार विमर्श करें। इससे प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक ये समझ सकेंगे कि शिक्षक वास्तव में समावेशी शिक्षा को कार्यान्वित करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के इच्छुक हैं। नियोजन व प्रबंधन की कमी। जब विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे सामान्य कक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, तब अनेक संशोधनों संबंधी प्रयासों की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम विशेष सहायता की आवश्यकता हो सकती है जो स्कूल, जिले या दोनों स्तरों पर विशेष शिक्षा के रूप में सुलभ कराई जा सकती है। यदि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे विभिन्न विषयों में अपेक्षा के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन बच्चों को शिक्षक की कुछ अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ये उपयोगी होगा यदि इस उद्देश्य के लिए पाठ्य योजनाएं पहले से तैयार कर ली जाए, जिससे कि आवश्यकता अनुसार संसाधन शिक्षण की सहायता ली जा सके और इन पाठ्य योजनाओं में नवीन विशेष अधिगम विधियों द्वारा आवश्यक संशोधन किए जा सके। स्कूल दिनचर्या में लचीलापन भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इससे विद्यार्थी को संबद्ध विशिष्ट विषयों में सघन शिक्षण प्राप्त करने में मदद मिल सकेगी। शिक्षण प्रशिक्षण। कक्षा में प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षण को अधिक से अधिक छात्र विशेष के अनुकूल बनाने की बहुत सी विधियों की आवश्यकता है। ऐसा आवश्यकता अनुरूप संशोधनों और समायोजनों द्वारा किया जा सकता है। समायोजन छात्र को विषय वस्तु में परिवर्तन किए बिना पाठ्यक्रम तक छात्र की पहुंच संभव करते हैं। इसी प्रकार संशोधन भी विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार में लाए जा सकते हैं। समायोजन परीक्षण विधियों, समय प्रबंधन, अधिगम परिवेश और शिक्षण प्रविधियों में किसी ऐसी बड़ी कक्षा को देखें जिसमें एक ही शिक्षक हो, तो हम जान पाएंगे कि सभी बच्चों तक पहुंचने के लिए शिक्षक अनेक कार्य कौशलों और विधियों का प्रयोग करता है। पृष्ठ 113। कभी वो ऐसे बच्चे से जिसने विषय को ठीक से समझा नहीं है अपने साथी की मदद लेने को कह सकता है। वो बच्चों से प्रश्न पूछ सकता है, विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों के समूह बना सकता है, विषय से संबद्ध आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिए बच्चों से कह सकता है, उनमें आपस में परिचर्चा करा सकता है आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि विशेषकर भारत में बहुत अधिक शिक्षक छात्र अनुपात वाली कठिन परिस्थितियों में कार्य करने के लिए अनेक कौशलों अथवा विषयों का उपयोग करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनकी ऐसे उपाय खोजने में सहायता की जाए जिनसे वे अपने वर्तमान ज्ञान और कौशलों का अधिक बेहतर उपयोग कर सकें और आपस में मिलकर कार्य कर सकें, जिससे वे विकलांग बच्चों समेत कक्षा के सभी बच्चों तक पहुंचने के तरीके ढूंढ सकें।
समावेशन के लिए सहायता। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात बहुत अधिक है। परिणाम स्वरूप एक ऐसी सहायता प्रणाली विकसित करने की जरूरत है जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को उनके लिए निर्धारित मानदंडों तक पहुंचने में मदद कर सके। धन की कमी और विशेष शिक्षकों को नियुक्त करने के सीमित अवसरों की पृष्ठभूमि के कारण ऐसी सहायता वर्तमान विशेष विद्यालयों द्वारा भी सुलभ कराई जा सकती है। सहायता का एक और स्रोत बच्चे के वे स्कूली साथी भी हो सकते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकें, किंतु शिक्षक अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षक भरसक प्रयास करें कि उनकी शिक्षण विधियां बच्चे के अधिकतम विकास में सहायक हों। इसके लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों तथा दूसरे संबद्ध व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श के लिए अधिक समय और अवसरों की आवश्यकता होगी। माता पिता अपने बच्चों और शिक्षकों के लिए सहायता के प्रमुख स्रोत हो सकते हैं, अतः उन्हें विशेषज्ञों द्वारा बच्चों के समृद्ध वातावरण को सुलभ कराने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। विचारधारा में बदलाव। कक्षा में विशेष सहायता वाले बच्चों को किस दृष्टि से देखा जा सकता है, इस ओर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो स्वयं सभी बच्चों के प्रति सम्मान भाव रखे और बच्चों को भी एक दूसरे का सम्मान करने की शिक्षा दे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा में प्रवेश देकर शिक्षक उन बच्चों पर कोई एहसान नहीं कर रहा है और न ही उसे या अन्य बच्चों के माता पिता को ऐसे बच्चों को एक बोझ के रूप में समझना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान भागीदारी के रूप में मुख्य धारा के विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अधिकार है और कोई भी उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। पृष्ठ 114। निष्कर्ष। इस अध्याय में समावेशन का प्रत्यय और उसके व्यवहारिक प्रयोगों की स्पष्ट चर्चा करने का प्रयास किया गया है। समावेशन एक गतिमान प्रत्यय है और इसके नए स्वरूप विकसित होते जा रहे हैं। समावेशी कक्षा विविध आवश्यकताओं वाले अनेक बच्चों से मिलकर बनती है। आज के शिक्षकों को समावेशी शिक्षा में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। ये एक चुनौतीपूर्ण किंतु अत्यंत रुचिकर कार्य है, क्योंकि विविधता शिक्षण से आपके अपने शिक्षण कौशलों में सुधार होता है। अतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समावेशी शिक्षा और उत्कृष्ट शिक्षा कौशल एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची। नंबर 1, आडवाणी एल, 2002, Education a Fundamental Right of Every Children Regardless of His or Her Special Needs, Journal of Indian Education, Special Issue on Education of Learners with Special Needs, NCERT, New Delhi. Number 2, Department of Education, 1986, National Policy of Education, 1986, New Delhi, Ministry of Human Resource Development. Number 3, DPEP 2000, Empowerment Through Education, Identification and Enrollment of Children with Special Needs in DPEP Noida, Education Consultant of India Limited. Number 4, Gardner H. 1993, http www.infed.org/thinkers/Gardner.htm. Number 5, Jha M.M. 2002, School Without Walls, Inclusive Education for All, Oxford, Henneman. Number 6, Julika A. 2007, Meeting Special Needs in School, a Manual, NCERT, New Delhi. Number 7, Ministry of Human Resource Development, 1990, Towards an Enlightened and Human Society, NEP, 1986A, Review, Government of India, New Delhi. Number 8, NCERT 2000, Assessment of Needs for Inclusive Education Report of the First Regional Workshop for SAARC Countries, NCERT, New Delhi. पृष्ठ 115. Number 9, NCERT 2000, National Curriculum Framework for School Education, NCERT, New Delhi.
Number 10, NCERT 2005, National Curriculum Framework 2005, NCERT New Delhi. Number 11, NCERT 2006 Position Paper, National Focus Group on Education of Children with Special Needs, NCERT New Delhi. Number 12, Office of Chief Commissioner of Persons with Disabilities in India, http www.ccdisabilities, that is disabilities.nic.in/disability %20 india.htm 1/10/2003. Number 13, Randak, DL and Alper, SK 1996, Curriculum Content for Students with Moderate and Severe Disabilities in Inclusive Setting, Boston Alliance and Bacon, pp. 5-6. Number 14, Thomas G. 1997, Inclusive Schools for an Inclusive Society, British Journal of Special Education 24, within bracket 3, pp. 103-107. Number 5, UNESCO 1994, The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, Paris, UNESCO.